हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 3। अगर पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। तो सन 1836 में सन 1836 में गोल्डस्टीन ने विसर्ग नलिका के प्रयोग छिद्रित ठोड कैथोड का उपयोग करके एनोड किरण प्राप्त किया। तो सन 1836 में गोल्डस्टीन ने विसर्ग नलिका के प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके एनोड किरण प्राप्त किया। ठीक है, तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन की खोज में कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही प्रोटॉन की खोज में हम एनोड किरणों के बारे में पढ़ेंगे। एनोड किरणें कहां से प्राप्त हुई? तो सन 1836 में गोल्डस्टीन ने विसर्ग नलिका के प्रयोग में छिद्रित कैथोड का उपयोग करके एनोड किरण प्राप्त किया। तो चलिए अब इसे आगे समझते हैं। तो यह है कैथोड के विपरीत दिशा की ओर होता है। यह कैथोड किरण के विपरीत दिशा की ओर होता है। ठीक है, तो एनोड किरण कैसा होता है? वो कैथोड के विपरीत दिशा की ओर होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे समझते हैं दूसरा पॉइंट, और यह है धन आवेशित होता है। धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? यह धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो जो एनोड किरणें जो होती है उन्हें 3 नामों से जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से वो 3 नाम है। ठीक है, तो पहला है धनावेशित किरण, और दूसरा है एनोड किरण, और तीसरा है केनाल किरण। और तीसरा है केनाल किरण। तो एनोड किरण को हम किन किन नामों से जानते हैं? पहला धनावेशित किरण, दूसरा एनोड किरण, और तीसरा केनाल किरण। ठीक है, ये एनोड किरणों के 3 नाम है। ठीक है, एनोड किरण को इन 3 नामों से कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि धनावेशित किरण भी कह सकते हैं, एनोड किरण तो वैसे ही है ही उसका, और केनाल किरण भी इसे कहते हैं। तभी हमने पढ़ा तो एनोड किरणों की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, और ये किस ओर होती है? तो ये कैथोड के विपरीत दिशा की ओर होता है। ठीक है, और फिर हमने समझा कि ये किन कणों से मिलकर बनी होती है? तो ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं एनोड किरणें की गुणों के बारे में।
एनोड किरणों के गुण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ठीक है। तो चलिए इनके गुणों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला इसका गुण है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला गुण क्या है इसका, तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा है इसका, ये किरणें कणीय प्रकृति की होती है। तो दूसरा क्या है, ये किरणें कणीय प्रकृति की होती है। तो तीसरा पॉइंट है, यह धन आवेशित होती है। तो तीसरा क्या है, यह धन आवेशित होती है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चौथा है चुंबकीय तो चौथा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारे जाने पर ये किरण विक्षेपित जाती है, ठीक है। विक्षेपित जाती है। तभी हमने यहाँ पे एनोड किरणों के 4 गुणों के बारे में समझा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। जो बाकी के गुण हैं वो यहाँ पे लिखेंगे अब हम, क्योंकि इधर अब जगह नहीं बची है, क्योंकि अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो पांचवा है इसका, यह गैस के अणुओं को आयनीकृत तो यह गैस के अणुओं को आयनीकृत करती है। तो पांचवा क्या है, यह गैस के अणुओं को आयनीकृत करती है, ठीक है। एवं इनकी आयनीकरण क्षमता कैथोड किरणों के तुलना अधिक होती है। तो पांचवा क्या था हमारा, ये गैस के अणुओं को आयनीकृत करती है, ठीक है। एवं इनकी आयनीकरण क्षमता कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है, ठीक। तो 6 पॉइंट है हमारा, जिंक सल्फाइड।
जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। तो थीटा क्या है? जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, और यह प्रतिदीप्ति की मात्रा कैथोड किरणों के तुलना अधिक होती है। तो 6 पॉइंट क्या है हमारा? जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रतिदीप्त की मात्रा कैथोड किरणों के तुलना में अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि हमने 5वां पॉइंट में पढ़ा था, आयनीकरण की क्षमता कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है, तो वैसे ही प्रतिदीप्त की मात्रा कैथोड किरणों के तुलना अधिक होगी। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो 7वां पॉइंट है हमारा, ये है, ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद सकती है। तो 7वां पॉइंट है हमारा, ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद सकती है, और इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों के तुलना अधिक होती है। तो 7वां क्या था हमारा? ये किरणें पतली धातु की पत्ती को भेद सकती है। ठीक है, और इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है। जो कैथोड किरणों की तुलना में इसमें एनोड किरणों में अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि हम आयनीकरण की बात करें, या फिर प्रतिदीप्त की बात करें, या फिर भेदन क्षमता की बात करें, तो इन तीनों चीजों में इनकी जो है कैथोड किरणों की तुलना इनमें अधिक होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे समझते हैं 8वां पॉइंट। तो 8वां पॉइंट क्या है हमारा? तो 8वां पॉइंट है हमारा, ये है, तो 8वां हमारा, ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। तो 8वां क्या है हमारा? ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। ठीक, तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो अगला है हमारा, एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है,
एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेश का मान होता है। विसर्ग नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति निर्भर करती है। तो 9th पॉइंट है हमारा, एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेश का मान होता है। ठीक है, विसर्ग नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो लास्ट पॉइंट है ये हमारा, तो लास्ट 10वां पॉइंट है। तो चलिए इसे समझते हैं। यदि विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो 10वां पॉइंट है हमारा, यदि विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो ईएम मान अधिकतम 9.58 10 की पावर 4 कूलम 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम प्राप्त होता है। क्योंकि तो 10वां पॉइंट है हमारा, यदि विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो ये मान अधिकतम 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम प्राप्त होता है। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है। तो 10वां पॉइंट है हमारा, यदि विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो ये मान अधिकतम 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम प्राप्त होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है। ठीक, तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा एनोड किरणों की खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा ये कैथोड के विपरीत दिशा की ओर होता है। तो एनोड किरणें जो होती है वो कैथोड के विपरीत दिशा की ओर होती है। ठीक है, और एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो एनोड किरणों को 3 नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला है धनावेशित किरण, फिर दूसरा है एनोड किरण जो पता ही है, और तीसरा है केनाल किरण। ठीक है, केनाल किरण भी एनोड किरणों का ही कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा एनोड किरणों के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। तो ठीक है, तो पहला था इसका, ये सीधी रेखा में गमन करती है, और दूसरा है ये किरणें कणीय प्रकृति की होती है। ठीक है, और ये धनावेशित होती है। तो चौथा था चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारे जाने पर ये किरण विक्षेपित जाती है। और पांचवा था हमारा, ये गैस के अणुओं को आयनीकृत करती है एवं इनकी आयनीकरण क्षमता कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है। ठीक है, आयनीकरण क्षमता कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और फिर छठा था हमारा, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने से प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रतिदीप्त की मात्रा कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है। ठीक है, प्रतिदीप्त की मात्रा क्या है, वो कैथोड किरणों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है,
और सातवां था हमारा, ये किरण पतली धातु की पत्ती को भेद सकती है और इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें जो भी है वो उनसे कैथोड किरणों की तुलना अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे कि 7वां में कैथोड किरणों की तुलना में भेदन शक्ति इनमें ज्यादा होती है। ठीक है, और 8वां है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तो 9 पॉइंट क्या था, एनोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन पर धनावेश समान होता है। ठीक है, विसर्ग नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो लास्ट था हमारा 10वां, यदि विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो ये मान अधिकतम 9.58 इंटू 10⁴ कूलम प्राप्त होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु सबसे हल्का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्या होता है, सबसे हल्का परमाणु होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के क्लास पसंद आया होगा। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी एजुकेशन वीडियोस के लिए।